पूरे दुनिया में ही काफी लोग ऐसा मानते हैं कि उनका नसीब पहले से तय होता है। फेट, नसीब, इस चीज का बहुत परिणाम भारतीय समाज पर है। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि उनका नसीब जैसा तय होता है उसी अनुसार उनके जीवन में सभी चीजें होती हैं। ये फेट, नसीब क्या कंसेप्ट है, जरा हम समझ लेंगे। इसके पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी के एक वाक्य के साथ इसकी शुरुआत करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जब तक इस भारतवर्ष का युवा नसीब पर विश्वास रखेगा, तब तक इस देश को कोई भविष्य नहीं है। क्यों ऐसा कहते थे वे? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। अब्राहम लिंकन का यह वाक्य वो बार बार उपयोग में लाते थे। वे कहते थे कि गुलामाला त्याच्या गुलामगिरीची जाणीव करून द्या, म्हणजे तो बंड करून उठेल। यानी गुलाम को उसके गुलामी का एहसास दिलाओ, ताकि वो उसके खिलाफ विद्रोह कर बैठेगा। लेकिन भारत में गए 2000 सालों में यहां के गुलामी के विरुद्ध कभी विद्रोह नहीं हो पाया। भारत में तो बहुत ही बुरी तरह की गुलामी थी, जिसको हम चातुर्वर्ण्य कहते हैं। शूद्रों को आम इंसान कर कर जो जीने के अधिकार होने चाहिए, वो भी अधिकार जीने के नहीं थे। जो अस्पृश्य समाज होता है, उनके तो बहुत ही बुरे हाल थे। यानी उनका स्पर्श किसी को नहीं होना चाहिए, इसलिए उन पर अनेक प्रकार की पाबंदियां थी। अगर रास्ते पर से भी चलना है, धूप में से चलना है, तो भी पैर में चप्पल नहीं पहननी चाहिए। और आपके पैरों के जो निशान रास्ते में बनते हैं, इस कारण दूसरों को स्पर्श हो सकता है, तो उनके पीछे झाड़ू बांधे जाते थे, ताकि उनके निशान नहीं बचे। गले में मटके बांधे जाते थे, ताकि आपको थूकना है तो मटकों में थूकिए, नहीं थूकना है फिर भी गले में मटका बांधना ही होगा। कुत्ता छुआ तो चलेगा, बिल्ली गधा छुआ तो चलेगा, लेकिन इंसान छुआ तो नहीं चलेगा। इतनी बुरी परिस्थिति में हजारों साल से इतनी बड़ी तादाद में लोग भारत में जीते गए। इसके पीछे का कारण क्या है? दुनिया भर में जहां जहां गुलामी थी, वहां वहां विद्रोह हुए हैं, लेकिन भारत में कभी विद्रोह नहीं हुआ इसके खिलाफ। उसके पीछे का एकमात्र कारण था, भारत में ये जो नसीब की कल्पना है, फेट की कल्पना है, उसी को भारत में अनेक शब्दों में कर्म विपाक सिद्धांत ऐसा कहा जाता है। यह इतना कूट कूट कर भरा था, हर भारतीय के दिमाग में भरा था, कि वो हर तरह का शोषण अपने जीवन में सहन करता है। कल्पना ऐसी थी कि गए जन्म में आपने जो भी पाप पुण्य किए हैं, उन पाप पुण्यों का हिसाब जीवन के आखिरी में होता है। जो कुछ बचता है अच्छा बुरा, उसको संचित कहते हैं। ये जो गए जन्म का आपका संचित है, ये संचित लेकर आप इस जन्म में जो आपका प्रारब्ध बनता है, उसके अनुसार आप जन्म पाते हो और उसके अनुसार आपको जीना पड़ता है। तो ये गए जन्म का संचित, इस जन्म का प्रारब्ध, यही मेरा नसीब है। जीवन में जो भी घटने वाला है, वो सब का सब पहले से तय है, उसी के अनुसार घटने वाला है। भाई, इस व्यक्ति का जन्म दलित जाति में क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि गए जन्म में उसने पाप ज्यादा किए थे, उसका संचित नेगेटिव था। उसका प्रारब्ध था कि वो शूद्र जाति में, और खासकर उसमें भी अछूत जातियों में जन्म पाएगा, और जिंदगी भर उसको बाकी तीन वर्णों की सेवा करनी पड़ेगी, उसी ढंग का बुरा जीवन जीना पड़ेगा।
और आम इंसान ये मानता था कि जो भी मेरे हिस्से में मेरे नसीब के अनुसार आया है, वो काम अगर मैं ईमानदारी से करूंगा, जितना भी बुरा जीवन है वो ईमानदारी से जीऊंगा, तो अगला जन्म मुझे शायद अच्छा जन्म मिलेगा। इसलिए आदमी हर तरह के अन्याय वैसे के वैसे सहन करते करते जीते आए, हजारों सालों से जीते आए। इसको कहते हैं कर्म विपाक सिद्धांत, नसीब, फेट। इसके पीछे की धारणा ऐसी है कि हमारा जीवन पहले से तय होता है। हमारा जन्म तय होता है, मृत्यु तय होती है। जीवन में जो जो बातें हमारे जीवन में घट सकती है वो सभी बातें पहले से तय होती है और उसके अनुसार घटता है, ऐसा माना जाता है। क्या यह सही है? ये सबसे पहले हम समझ लेंगे। अगर किसी भी चीज को जांचना है, समझना है, वो तार्किक आधार पर, जांच के आधार पर सही है या गलत है, ये समझना है, तो उसको सच मानकर चलना चाहिए। तो हम शुरुआत ऐसी करते हैं कि हमारा नसीब सच होता है, वो पहले से तय होता है, ऐसा हम मानते हैं। अब हम जरा विचार कर कर देखेंगे आज की दुनिया में। अगर मेरा नसीब तय है, एक व्यक्ति का नसीब तय है, तो भारत के सभी व्यक्तियों का नसीब तय होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। केवल भारतीयों का नसीब तय नहीं होना चाहिए, तो पाकिस्तान के लोगों का भी नसीब तय होना चाहिए, चाइना के लोगों का भी नसीब तय होना चाहिए, अमेरिका के लोगों का भी नसीब तय होना चाहिए। यानी इस दुनिया में जो भी 700-800 करोड़ लोग होंगे, उन सब का नसीब तय होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मेरा नसीब अगर तय है तो सब इंसानों का नसीब तय होना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो उसका परिणाम भारत पर होता है, मुझ पर भी होता है, मेरे नसीब पर होता है। तो पहले से यह बात तय होनी चाहिए। अब इस संपूर्ण पृथ्वी, ये जो हमारा प्लेनेट है, इस पर के 700-800 करोड़ लोगों का अगर नसीब पहले से तय है, तो ये किसी न किसी व्यक्ति ने तय किया होगा, या फिर भगवान ने तय किया होगा, ईश्वर ने तय किया होगा, या फिर किसी शक्ति ने तय किया होगा, या फिर पूर्व जन्म के आधार पर तय हुआ होगा। जो भी कारण होगा, तो ऐसा मानकर चलते हैं जांचने के लिए कि हमारा नसीब कोई एक पावर ने तय किया है, कोई एक शक्ति ने तय किया है। पूरे पृथ्वी पर, प्लेनेट पर जो भी 600, 700, 800 लोग हो गए, 800 करोड़ लोग हो गए, उनका नसीब तय हुआ है। अब केवल इंसानों का नसीब तय है, या फिर पूरा का पूरा ये प्लेनेट का, पृथ्वी प्लेनेट का कंट्रोल उस शक्ति के हाथ में है? सीधी सी बात है, पूरा प्लेनेट का कंट्रोल उस शक्ति के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि अगर पृथ्वी पर ज्वालामुखी होता है, बाढ़ आती है, भूकंप होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें कई लोग मारे जाते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि उन लोगों का मारे जाने का नसीब पहले से तय है, इसलिए सब चीजें होती है। तो जो पावर ये इंसानों का नसीब तय करती है या फिर कंट्रोल करती है, उसी के कंट्रोल में ये पृथ्वी प्लेनेट होना चाहिए। अब ये प्लेनेट अकेला नहीं है, 9 प्लेनेट्स हैं। ये 9 प्लेनेट्स भी उसी के कंट्रोल में होने चाहिए, वही शक्ति इनको नियंत्रित करती होगी। कल्पना कीजिए कि मंगल ग्रह हमसे थोड़ा दूर छट गया, तो पृथ्वी पर क्या परिणाम होगा? गुरु अगर नजदीक आया तो पृथ्वी पर क्या परिणाम होगा? गुरु अगर थोड़ा भी नजदीक आया तो पृथ्वी खींची चली जाएगी और गुरु में समा जाएगी। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये गुरु ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, उस पर भी और सभी 9 ग्रहों पर कंट्रोल होना चाहिए, वो इस पावर का होना चाहिए। अब ये 9 के 9 ग्रह जो इर्द गिर्द घूमते हैं, वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? वो घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसका मतलब सूरज पर भी इसका कंट्रोल होना चाहिए। सूरज एक आकाशगंगा का, मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। इसको मंदाकिनी गैलेक्सी कहते हैं, इसका हिस्सा है। अब ये मंदाकिनी में लाखों, करोड़ों, उससे भी ज्यादा अरबों, खरबों सूरज है। ये सूरज से भी बड़े बड़े सूरज है, उन सब पर उसका कंट्रोल होना चाहिए।
क्योंकि उसमें से कुछ सूरज अगर अपनी जगह छोड़ दे तो हमारे सूरज का क्या होगा। तो इसका मतलब उसका सूरज पर कंट्रोल है। मिल्की वे गैलेक्सी में जितने सूरज है, तारे हैं, उन सब पर कंट्रोल है। ये सब के सब जो तारे हैं, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, उस पर कंट्रोल है। ये मिल्की वे गैलेक्सी अकेली है क्या? नहीं, ऐसी कई गैलेक्सीज है। उन सब गैलेक्सीज पर भी उसका कंट्रोल है, ये हमको मानना पड़ेगा। अब हम उल्टी दिशा में आएंगे। तुलना ही करनी है तो एक समुंदर में जितना पानी होता है, पानी के एक बूंद यानी एक मिल्की वे गैलेक्सी, तो समुंदर में जितना पानी होगा उतनी मिल्की वे गैलेक्सीज आज इस दुनिया में है, इस विश्व में है, ये हमको पता है। इतने बड़े समुंदर का एक बूंद पानी यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, पूरे समुंदर इतनी बड़ी आकाशगंगाएं जो है, गैलेक्सीज हैं, उस पर इस पावर का कंट्रोल है। हम उसको सृष्टि नियंता कहेंगे, उसका कंट्रोल है। उसमें से एक बूंद पानी जैसी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उस पर भी उसका कंट्रोल है। ये मिल्की वे गैलेक्सी में खरबों खरबों सूरज है, तारे हैं, हमारे सूरज से भी बड़े बड़े तारे हैं, उन पर भी उसका कंट्रोल है। एक छोटा सा ये मिल्की वे गैलेक्सी में जो तारा है, जिसको हम सूरज कहते हैं, उस पर इसका कंट्रोल है। ये सूरज के इर्द गिर्द 9 ग्रह घूमते हैं, छोटे छोटे ग्रह घूमते हैं। उसमें एकदम से छोटा सा ग्रह है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, उस पर भी उसका कंट्रोल है। ये पृथ्वी ग्रह पर कम से कम 700 तो भी करोड़ आदमी हो गए, उन पर उसका कंट्रोल है। ये पूरे के पूरे पृथ्वी में एक भारत नाम का छोटा सा देश है, उस पर भी उसका कंट्रोल है। ये भारत देश में एक महाराष्ट्र नाम का प्रांत है, उसमें पूना जैसा एक शहर है। पूना जैसे शहर में एक शिवाजी नगर नाम का इलाका है, उस इलाके में एक बंगला है, उस बंगले में रहने वाला एक गणेश नाम का आदमी है, उस पर भी उसका कंट्रोल है। और ये जो सृष्टि नियंता है, ये उसका नसीब लिख कर रखता है। ये गणेश की शादी किससे होगी? टुनटुन जैसे एखादे व्यक्ति से होगी, या गणेश की शादी करीना कपूर जैसे व्यक्ति से होगी, ये भी उसने लिख कर रखा है। ये पॉसिबल है क्या? थोड़ा आप सोच कर देखिए। जो सृष्टि नियंता सारी गैलेक्सीज कंट्रोल करता है, शायद उसको यह भी पता नहीं होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज नाम की कोई चीज है। इतनी नगण्य बात उसके लिए है। शायद उसको याद होगा कि सूरज नाम का कोई तारा है, तो उसके इर्द गिर्द ये 9 ग्रह घूम रहे, उसमें एक छोटा सा पृथ्वी ग्रह घूम रहा है, ये भी उसके ध्यान में नहीं होगा। ये पृथ्वी में भारत, भारत में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पुणे, पुणे में शिवाजी नगर, और इतने बड़े शिवाजी नगर में एक बंगला, और उस बंगले में रहने वाला ये गणेश नाम का लड़का, इसके ऊपर वो ध्यान रखेगा, इसका नसीब लिखेगा, और साथ में इसकी शादी किसके साथ हो किसके साथ न हो ये भी तय करेगा। ये आपको संभव लगता है क्या? जरा सोच कर देखिए। कल्पना कीजिए कि अभी हमारे ये जो सृष्टि नियंता है, कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। अभी ये रह रहे हैं हमारे पास से, जो एक दूर आकाशगंगा है, दूसरी गैलेक्सी है, वहां रह रहे हैं। वहां से उन्होंने इस गणेश को आशीर्वाद भेजा कि जा गणेश, तेरी शादी हो जाएगी करीना कपूर से। तो ये आशीर्वाद यहां पहुंचने के लिए भी कई हजारों साल लगेंगे। वो भी अगर ये आशीर्वाद प्रकाश के वेग से आया तो करोड़ों साल लग सकते हैं। ये हजारों करोड़ों साल में ना गणेश बाकी रहेगा, ना गणेश के हड्डियां रहेगी जगह पर, ना उसका कोई अस्तित्व बचेगा। हमारा पूरा इंसान का आयुष्य ही 10 लाख सालों का है। अब कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी सृष्टि को जो कंट्रोल करता है, वो आपका और मेरा, हर व्यक्ति का भविष्य लिख कर रखेगा और कंट्रोल करेगा। ये संभव नहीं है, ये हमारे ध्यान में आएगा। इसलिए हमारा नसीब कोई कंट्रोल नहीं करता है, पहले से किसी ने लिख कर नहीं रखा है, पहले से वो तय नहीं है और उसी के अनुसार होता नहीं। फिर भी हम जांचने की कोशिश करेंगे।
कल्पना कीजिए कि 10 लाख साल पहले इंसान जब पृथ्वी पर आया, उसका नसीब अगर ठीक ढंग से कंट्रोल किया होता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भगवान के हम बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, सृष्टि नियंता के हम बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, इसलिए वो हमारा नसीब कंट्रोल करता है। अगर ये बात सही है, तो 10 लाख वर्ष पूर्व हमको पृथ्वी पर भेजते वक्त हमारे पास ना हाथी जैसा बल था, ना शेर जैसे ताकतवान पंजे थे। कम से कम इतना प्रिय व्यक्ति, इतना प्रिय बच्चा जो भगवान को सबसे प्यारा है, सृष्टि नियंता को सबसे प्यारा है, उसकी सुरक्षा के लिए उसने डबल बैरल बंदूक तो भी भेजी होती साथ में। हम नंग धड़ंग आए, आने के बाद में ये जो हमारा मस्तिष्क है उसका उपयोग कर कर हमने कपड़े इसी निसर्ग में से तैयार किए, पहने, बाल काटने के लिए कैंची तैयार की, उससे बाल काटे, रहने के लिए घर बनाए, उसमें रहने लग गए। तो ये सब चीजें जो आज है हमारे पास, ये सब चीजें हमने, हमको जो बुद्धि है उसका उपयोग कर कर, निसर्ग में जो उपलब्ध होता है उसका उपयोग कर कर हमने निर्माण किया है। ये समाज हमने निर्माण किया है, ये शादी की परंपरा हमने निर्माण की है, ये कुटुंब व्यवस्था हमने निर्माण की है, ये देश नाम की चीज हमने निर्माण की है, ये राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमने निर्माण की है। इसमें जो भी अच्छा होगा वो हमने निर्माण किया है, इसमें जो भी बुरा होगा वो भी हमने निर्माण किया है। ये हमने समझ लेना चाहिए। इसके बावजूद अगर कोई कहता होगा कि नहीं भाई मेरा तो नसीब तय है, भगवान ने तय किया हुआ है, मैं हमेशा जाहिर तरीके से पूछता हूं, जो भी व्यक्ति को लगता है कि मेरा नसीब तय है, उस व्यक्ति ने आज घर जाने के बाद में अपने सब काम धाम छोड़कर उसने खटिया पर सो लेना चाहिए। अरे भाई आपका नसीब तय है तो सब काम तो अपने आप हो जाएंगे। आप खटिया पर पड़े रहो, आपके नसीब में होगा, वो सब बातें अपने आप होती रहेगी। आपकी शादी होगी, आपके बच्चे हो गए, ये होगा, वो होगा, वो होगा। आप बोलेगे सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, खटिया पर पड़े रहने के बाद ऐसा नसीब अमल में नहीं आता है। नसीब के साथ में इंसान को कुछ काम करना पड़ता है, कर्तृत्व करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। कर्म किए बिन नसीब फल नहीं देता है। अभी ये तो आपने बहुत गलत बात कह दी। ये इंटर कॉन्ट्रेडिक्टरी टर्म्स है। आपका कर्तृत्व, आपका कर्म और आपका नसीब, फेट, ये दोनों विरोधी चीजें हैं। अगर नसीब पहले से तय होगा तो आपके जीवन में कोई काम करने के लिए, कर्तृत्व करने के लिए, कर्म करने के लिए कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। आपने किया, नहीं किया, तो भी जो नसीब में है वही होने वाला है। आपके करने के कारण कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मानते हो कि मेरे करने के कारण कुछ होता है, मैं स्टडी करता हूं इसलिए परीक्षा में पास होता हूं, मैं काम करता हूं इसलिए मुझे फल मिलता है, तो ये फिर आपके नसीब के कंसेप्ट में बैठने वाली चीज नहीं है। या तो आपका नसीब सच होगा या फिर आपका कर्म, कर्तृत्व सच होगा। दोनों चीजें विरोधाभासी है, दोनों चीजें साथ में चल नहीं सकती है। अगर नसीब सच होगा तो कर्तृत्व के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है, कर्म के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। और जीवन में कर्म करना, कर्तृत्व करना अगर सच होगा तो वहां नसीब पहले से तय होता है, यह मानने के लिए जगह नहीं। भारतीय आदमी क्या करता है, वो एक भी चीज ठीक ढंग से नहीं मानता है। 100% नसीब को भी नहीं मानता है और कर्म और कर्तृत्व सच है जीवन में ये भी नहीं मानता है। जहां तक उसको समझता है वो कर्तृत्व को महत्व देगा, कर्म को महत्व देगा। और जहां कर्म करने के बाद भी उसको फल नहीं मिलेंगे तो बोलेगा मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं क्या करूं। अरे भाई आपके कर्म करने के बाद भी आपको फल क्यों नहीं मिले, इसके भी कारण आप समझ लीजिए, जांच लीजिए, उसका नसीब से क्या संबंध है। सीधी सी बात है कि जब मैंने 1978 में एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया, तो परीक्षा पास होने के पहले, रिजल्ट आने का था उसके पहले, कॉलेज के अध्यापक लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि हमारे कॉलेज में आप प्राध्यापक करके आइए।
मैं एक पत्रकार कर फेमस था, एक एक्टिव कार्यकर्ता कर फेमस था। उन्होंने खुद मुझे अपने कॉलेज में आने के लिए निमंत्रण दिया। आज ये संभव नहीं है। आज अगर कोई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट भी आएगा इंग्लिश लिटरेचर में, तो भी उसको इतनी इजीली कॉलेज में नौकरी नहीं मिलने वाली, और सीनियर कॉलेज में तो मिलने ही की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त इंग्लिश के अध्यापकों की कमी थी, इसलिए काफी जगह अवेलेबल थी। आज उसका सैचुरेशन हो चुका है, और इसलिए प्राध्यापक की जगह मिलना, उस ढंग की नौकरी मिलना, यह कठिन बात हो गई है। तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरा नसीब बहुत अच्छा था और आज के बच्चों का नसीब अच्छा नहीं है? नसीब किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। कर्तृत्व, ये नसीब नाम की इसमें कोई चीज ही नहीं है। ये जो हमारा कर्म है, कर्तृत्व है, किसी अकेले का नहीं होता है, वो समाज के हिस्से का एक भाग होता है। यानी जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में कितना अवसर समाज में उपलब्ध है, उसके आधार पर उसके फल मिलना संभव है असंभव है, ये उस पर डिपेंड होता है। यानी समाज में उसके लिए कितना अवसर है, कितने अच्छे ढंग से उसमें प्रगति आदमी प्राप्त कर सकता है, ये समाज के अवसर पर डिपेंड होता है, समाज के वातावरण पर डिपेंड होता है, अकेले व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। ये बात अगर हमने ठीक ढंग से समझ ले तो यह नसीब मानने की जरूरत नहीं होती है। कुछ क्षेत्र में हमने कर्म करने के बाद भी हमको फल नहीं मिलता, इसके पीछे के रीजन हम ढूंढ सकते हैं। अभी इतनी सब बातें मैंने समझाई, इसके बावजूद अगर किसी को लगता होगा कि नहीं नसीब में होता है वही होता है, तो मैं जाहिर तरीके से पूछता हूं कि आप में से कोई नसीब मानता है, उसने हाथ खड़ा कीजिए। मैं आपके नजदीक आऊंगा, एक जोर से लाफा लगाऊंगा और कहूंगा कि आपके नसीब में था इसलिए आपने लाफा खाया, मेरे नसीब में था इसलिए मैंने लाफा आपको मारा। मुझे लगता है आप में से कोई भी इस बात को मान्य नहीं होगा, मान्यता नहीं देगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा ओ मानव साहब, आपने दिल में तय किया था लाफा मारने का, इसलिए आपने लाफा मारा है। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि मेरे नसीब में था इसलिए मैंने लाफा खाया है, मानव साहब के नसीब में था इसलिए उन्होंने मारा है। अरे क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक मैं अपने बुद्धि से तय नहीं करूंगा तब मैं लाफा नहीं मार सकता हूं, और सामने की व्यक्ति जब लाफा खाती है तो इसका मतलब सामने के व्यक्ति के लिए जिसने लाफा मारा है उसने गलती की है, इसलिए उसको लाफा खाना पड़ा है। फिर शायद आप मुझे पुलिस में देने का प्रयास करेंगे, वगैरह वगैरह, झगड़ा करेंगे, जो भी है वो करेंगे, लेकिन मेरे नसीब में था इसलिए मैंने लाफा खाया, ये ऐसा आप में से एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मित्रों, सही माने में नसीब नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। पहले से आपका और मेरा नसीब तय नहीं होता है। हाँ, जीवन में एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें शायद मेरी कोई गलती नहीं है, शायद केवल सामने वाले की गलती है, शायद कई बार ऐसा होता है कि मेरी भी गलती नहीं है, सामने वाले की भी गलती नहीं है, फिर भी उसके कुछ दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। इसको हम एक्सीडेंट्स कहते हैं। उसी ढंग से जीवन में कुछ पॉजिटिव अवसर होते हैं कि शायद मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन वो अवसर मेरे हिस्से में आए हैं। जैसे एक्सीडेंट्स हिस्से में आते, वैसे अच्छे अवसर भी मेरी योग्यता हो ना हो इसके बावजूद मेरे हिस्से में आ सकते हैं। तो कुछ अच्छे एक्सीडेंट जीवन में हो सकते हैं, कुछ बुरे एक्सीडेंट्स मेरे जीवन में हो सकते हैं। इसी एक्सीडेंट्स को हम नसीब कहते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि नसीब का मतलब होता है पहले से तय है। किसी ने तो भी, कोई तो भी पावर ने, कोई तो भी शक्ति ने, किसी कारणवश पहले से बात तय की गई है। पहले से कोई भी बात तय नहीं होती है, इसलिए दुनिया में कोई फेट नाम की चीज नहीं होती है, नसीब नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये कर्म विपाक सिद्धांत नाम की चीज पूरी तरह से झूठ चीज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।